नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। आज बात करेंगे क्या राजनीति में प्रवेश करने के लिए एक न्यूनतम शिक्षा प्रणाली का मानदंड लागू होना चाहिए, जैसे राजस्थान और पंचायत में सरपंचों के चुनाव के लिए किया गया है। सवाल ये केवल पंचायतों तक क्यों, इसे विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए? क्या हम नहीं चाहते हमारे देश के सांसदों और विधायकों के लिए भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए? लेकिन जरा सोचिए, जब हम लिटरेसी रेट की बात करें, जिस राज्य में लिटरेसी रेट खासकर महिलाओं का 54%, 55%, 56% है, इसका मतलब आपने 45% महिलाओं को एक झटके में अलग कर दिया इस पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। लेकिन दूसरा पहलू ये कहता है, जिस देश में कहा जाता है न चौरहार्यम न चौराझार्यम न भातृभाज्यम न चौभारकारी वये कृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम, इस सिद्धांत से ऐसा लगता है हाँ साहब, हमारे पंच भी, हमारे सांसद भी, हमारे जो एमएलए हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। लेकिन इसके कई पहलू हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब, बहुत बहुत स्वागत है। अभय कुमार दुबे, आप सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ सीपीआई की अमरजीत कौर जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कहीं ये महिलाओं के अधिकारों का हनन तो नहीं। और मेरे साथ जगमती सागबान, जो आप एडवा की आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र अग्रवाल, लोकसभा सांसद, और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रंजिता मेहरा, मेरे साथ, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे युवा साथी जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि साहब हर प्रोफेशन के लिए आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, हर प्रोफेशन के लिए एक रिटायरमेंट एज की भी व्यवस्था है, राजनीति के लिए साहब ये लागू क्यों नहीं होता? राजनीति में भी ये लागू होना चाहिए। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरियाणा में सरपंच बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के नियमों के संशोधन पर मुहर लगा दी। हरियाणा सरकार के नए नियमों के मुताबिक हरियाणा में सरपंच बनने के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को मैट्रिक पास होना होगा। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 8वीं पास होना जरूरी। दलित समुदाय के पुरुष उम्मीदवारों को 8वीं पास होना होगा। दलित समुदाय की महिलाओं के लिए 5वीं पास अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने स्वागत तो किया है, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। नहीं, हम शैक्षणिक योग्यता के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन जो इस सरकार, हरियाणा सरकार की नीयत थी वो लागू करने की यही था, चुनाव डिले करने का। बीजेपी विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। विपक्षी पार्टियों का धर्म बन गया कि हर अच्छे काम का विरोध करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उनको करारा जवाब मिल गया है। नए नियम के बाद हरियाणा में अब 43% लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद अहम सवाल है कि पंचायत में नियम तो सरकार बना रही है, ये नियम मंत्रियों और विधायकों पर क्या लागू होंगे? टीम न्यूज नेशन। तो आइए इंडिया बोले में चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र अग्रवाल साहब, आपने एक झटके में 43% लोगों को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो कि उनका राइट है उससे अलग कर दिया। नहीं, अलग नहीं किया है। वो मतदाता हैं, वो अपने प्रतिनिधि को चुनने का पूरा अधिकार रखते हैं। और मैं समझता हूं कि यदि वो प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो उनके अंदर जरूर पढ़ाई करने की इच्छा और जगेगी, जो साक्षरता की दृष्टि से एक अच्छा कदम ही हो जाएगा वो भी। तो उनको अलग करना नहीं है। और ये बात बड़ी स्वागत योग्य है कि जनप्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता कुछ हो। इस दृष्टि से हरियाणा ने शुरुआत की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई और मैं समझता हूं कि ये बात आगे बढ़ेगी। राजेंद्र अग्रवाल साहब, मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, लेकिन बुनियादी सवाल वहीं का वहीं रह गया कि साहब एक बड़ी आबादी जो है जिसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे जा सके, साक्षरता के लिए आगे जा सके। साहब आपने सर्व शिक्षा अभियान 2002 में लागू किया, आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको आप आरटीई कहते 2009 में लागू किया, और 2015 में आप एक कानून बनाकर ये थोपना नहीं है। नहीं, ये थोपना नहीं है। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया और आज भी हमारे यहाँ अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो ये हमारे कार्यक्रम की असफलता है ये। लेकिन उसके कारण से हमारा जनप्रतिनिधि शिक्षित ना हो, इसका कोई औचित्य नहीं। आज जिस प्रकार की ई गवर्नेंस की बात होती है, जिस प्रकार की डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, उसमें जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी लोकतंत्र के जो नियंत्रण के सूत्र हैं उसके हाथ में होते हैं। वो यदि स्वयं शिक्षित नहीं है
तो शिक्षित अधिकारियों के साथ उसकी तालमेल संभव नहीं है। और जब ये समस्या ठीक से समझ नहीं सकता शिक्षित है, लोकसभा अनेक सांसदों पहलू को, हैं। विधानसभा के विधायकों को एक दूसरे पे चेयर फेंकते हुए, वेल में आते हुए, हल्ला करते हुए, रोज व्यवधान डालते हुए हमारे देश के युवा साथी देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इनका शिक्षित होना क्या वाकई अनिवार्य है? शिक्षित लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा? बहरहाल मेरे साथ रंजीता मेहता जी, आप भी इसके स्वागत में खड़ी हैं। मैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री को सुन रहा हूं, उनका कहना है कि बिल्कुल ये व्यवस्था ठीक है, इसे लागू किया जाना चाहिए। देखिए, ये व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज 2.5 करोड़ की जनता जो हरियाणा में जिसने बीजेपी को चुना था, आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ये निर्णय है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा तो लगवा लिया है इसके ऊपर, पर उन्होंने कितनी बड़ी जो दलित समाज है, जो गरीब समाज है, सबको इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दिया है। आज एक इंसान जो फ्रेश डिग्री लेकर 30 साल की उम्र में आ रहा है और एक इंसान जिसने अपने 30 साल राजनीति को दे दिए हैं, आपने उसको वंचित कर दिया है कि आप बैठ जाइए, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में तथ्य भी गलत दिए हैं। जिस तथ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, वहां पर यह बताया गया कि सिर्फ 43% वंचित रहेंगे, पर एक्चुअल फिगर्स कुछ और हैं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जब आप महिला को ये कहते हैं कि आप 5वीं पास होने चाहिए, आप 8वीं पास होनी चाहिए, आप 10वीं पास होनी चाहिए, वो महिला एक पंचायत का चुनाव तो नहीं लड़ पाएगी, पर क्या वो महिला एमएलए बन सकती है? बिल्कुल, मैं वही सवाल उठा रहा हूं, लेकिन आपके पास एक मौका है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का। अनपढ़ सांसद, मैडम आप जो कह रही हैं मैं मान गया, आपके पास रिव्यू है, तो एक अनपढ़ आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी खास समुदाय के साथ सरकार ने छलावा किया है, आपके पास पूरा विकल्प है रिव्यू पिटीशन का। लेकिन अभय कुमार दुबे साहब, मैं ये समझना चाहता हूं, एक तरफ आप कहते हैं साहब वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरी तरफ आपने 73, 74th अमेंडमेंट इसलिए लागू किया, आपने वुमेन को पंचायत में रिजर्वेशन दिया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, फिर आप एक और कानून लेके आके इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, आपने जो पूरे कार्यक्रम की अपनी भूमिका बांधी है, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। उसूलन मैं भी ये मानता हूं कि हमारा प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं पाया, योग्य नहीं हो पाया। हमारे मतदाता मंडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा में पिछड़ गया है। इसकी जिम्मेदारी तो भारतीय व्यवस्था की है, जिसकी बागडोर सरकार के हाथ में है। तो इस सरकारें अपनी नाकामी को मतदाताओं के ऊपर, समाज के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही हैं। पहली बात, अगर इन्हें वास्तव में पढ़ा लिखा और योग्य प्रतिनिधि चाहिए था, तो जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, उसके अंदर संशोधन किया जाना चाहिए। जो संविधान बनते समय बना था, उसके अंदर तो संशोधन कर नहीं रहे, क्योंकि उसके अंदर पंचायत चुनाव नहीं आते हैं। ये एक फेर है। इसके लिए पंचायत एक्ट अलग बनाया गया। बिल्कुल, पंचायत एक्ट अलग बनाया गया है, पंचायत चुनाव उसके अंदर नहीं आते, इसलिए राजस्थान की सरकार ने और उसके बाद हरियाणा की सरकार ने यह कदम उठाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किन परिस्थितियों में, किन तर्कों के आधार पर इनके इस कानून पर ठप्पा लगा दिया है, सोचा जाना चाहिए। आपने जो अभी कहा, रिव्यू, कांग्रेस पार्टी को रिव्यू करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल इसकी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे वकील खड़े किए जाना चाहिए, ताकि इन दोनों सरकारों ने ये जो बिल्कुल प्रतिगामी किस्म का कानून बनाया है, इसको रोका जाए। देखिए, इससे 70% हरियाणा की ग्रामीण 70% महिलाएं चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो जाएंगी, शहर की 40% महिलाएं चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो जाएंगी। और मैं तो एक और सवाल उठाता हूं, आपके पास लिटरेसी रेट जो होता है वो एवरेज आता है एक राज्य का। मैं उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं जिनका 30%, 35%, 40% लिटरेसी रेट है। उन डिस्ट्रिक्ट ने भाई क्या बुरा किया था? अमरजीत कौर, आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस पार्टी इस कदम को आगे नहीं बढ़ा पाती, सीपीआई आगे बढ़ाएगी? सब महिलाओं के अधिकारों के हनन की बात। ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के हनन की बात नहीं है, क्योंकि पुरुषों के ऊपर भी एजुकेशन का उसके अंदर लगाया गया, बताया गया पुरुष कितने पास हो, स्त्री कितने पास हो, सबके अधिकारों का हनन है। और स्त्रियां चूंकि उनकी लिटरेसी रेट और भी कम है, तो उनकी परसेंटेज ज्यादा है जो इम्पैक्टेड होगी। लेकिन आपका प्रोग्राम है इंडिया बोले, बहुत अच्छा आपने इस इश्यू के ऊपर आज बहस चलाई है, क्योंकि जो नीचे का हिंदुस्तान है, गरीब गुरबा है, गांव में रहता है, उसी की बोलती बंद करने का ये सारी व्यवस्था और प्रावधान किया जा रहा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में गया, सत्ता ने डिसाइड किया, तो ये हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की भी बेइज्जती है। बहुत से पढ़े लिखे भी अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे और बहुत से पढ़े लिखे आजादी के आंदोलन में थे, और बहुत से अनपढ़ गांव के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ झंडा लेके खड़े हुए सूझबूझ रखते थे। अमरजीत कौर, आपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1955 में संशोधन की बात नहीं की। आपने पंचायत
अमेंडमेंट एक्ट पारित कर दिया क्योंकि वो आपके अंदर आता था। साहब आप एमएलए को भी पढ़ा लिखा बनाइए, सांसद को भी पढ़ा लिखा बनाइए। उस कानून को बदलने की इनके पास क्षमता नहीं है। उस कानून को बदलना भी चाहें तो ये नहीं बदल सकते। जो लोकसभा के मेंबर, जो विधानसभा के मेंबर, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब अपनी न्यूनतम शिक्षा के बारे में जानकारी दो, जब आप पर्चा भरते हैं आप अपनी एसेट डिक्लेरेशन करो, इस पार्लियामेंट ने उस कानून को, सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को खारिज कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि नहीं, ये लागू करना होगा इस व्यवस्था को। जो लोग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेट डिक्लेरेशन के बारे में जानकारी जनता से छुपाना चाहते हैं, उन्हें आपको लगता है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1955 में बदलाव करेंगे? सागवान जी, मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि वाकई अब जरूरत आ गई है हमारे सरपंच पढ़े लिखे हों? क्योंकि कहा जाता है कि साहब जो पति पंच है वही सब व्यवस्था चलाता है, क्योंकि महिला अनपढ़ है इसलिए वो अपने तरीके से चलाता है। देखिए, सरपंच हो या पंच हो, कोई भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हो वो पढ़े लिखे हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है, एक तो आपके यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है कि दलित महिलाओं के संदर्भ में प्राइमरी की जो कंडीशन है वो है, ऐसा नहीं है। केवल पंच की पोस्ट के लिए है वो प्राइमरी, तो बाकी उनके लिए भी मिडिल और मैट्रिक है। दूसरा, मिस्टर जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि एक्सक्लूजन इतना नहीं है, उनको हम बताना चाहते हैं कि 67% एक्सक्लूजन है 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से। और लोकतंत्र के अंदर अगर आप 67% लोगों को आप किस बात की डेमोक्रेसी बाहर करके आप चलाना चाहते हैं शासन, तो ये लोकतंत्र की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ के अलावा एडवा वाइस प्रेसिडेंट, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है साहब? ये गलत है। एडवा की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में गए क्योंकि सरकार ने जिस साजिशाना तरीके से ये संशोधन किया है, उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल एंश्योर किया था कि ना कोई सड़क पे आवाज उठा पाए और ना ही कोई लीगल कार्रवाई कर पाए। कुछ पलों के रुकना है। मैं राजेंद्र अग्रवाल साहब आप जवाब दीजिएगा, मोहम्मद अदीब साहब से भी मैं जानूंगा उनका अपना। कंप्लीट। ओके मैडम। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम इस आशा से गए थे कि वो देश की सर्वोच्च अदालत है जहां पे न्याय के लिए गुहार लगाई जा सकती है, लेकिन बहुत भारी मन और निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो विधानसभा, जो हमारी जो हरियाणा की सरकार है, उनकी तरफ से जो मैनिपुलेटेड जो डाटा दिया गया, जिसमें एक्सक्लूजन जो है उसको 33% तक के दिखाया। उस डाटा को चैलेंज कर सकता है अगर उसका कोई जेन्युइन सोर्स हो तो। उन्होंने भरोसा किया इस पे, ये बहुत ही मुश्किल बात है। मैं आ रहा हूँ अमर जी, मैं आ रहा हूँ। मुझे रमेश जी, एक व्यक्ति को का भी अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप छीनते हैं तो वो डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। और जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ये कहा गया था कि 14 बरस तक के हर बच्चे को पढ़ाई दी जाएगी और 10 साल में सपना पूरा होगा, 1960 में होना था। तो जितनी सत्ता रही है उनका अपनी जो फेलियर रहा है उसके लिए आज वो संभ्रांत लोग ही वोट डालेंगे। मुझे कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुकना है, हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि वाकई जरूरत है इसके रिव्यू की, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस मानदंड को लागू कर रहे हैं, केवल पंचायतों तक क्यों साहब, विधानसभा तक क्यों नहीं, सांसदों के लिए क्यों नहीं? इस व्यवस्था को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। हमारे युवा साथी भी चाहते हैं पढ़ लिख के वो इस प्रोफेशन में आए। हम जल्द हासिल करें। तो हरियाणा सरकार को लगता है साहब जो सरपंच होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। राजस्थान सरकार भी कुछ उसी भूमिका में है, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं जब आप व्यवस्था लागू कर रहे हैं, बना रहे हैं तो सब पे लागू करिए, वो केवल पंचायतों तक सीमित ना रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान में भी ये व्यवस्था लागू की गई है और आने वाले समय में हो सकता है कई और राज्य इस व्यवस्था को लागू करें। सरपंच बनने के लिए शिक्षित होना अनिवार्य करने के हरियाणा सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, लेकिन इस फैसले के बाद कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मसलन संविधान में वोट देना, चुनाव लड़ना हर वयस्क का अधिकार बताया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अशिक्षित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो क्या ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य क्यों है? पंचायत चुनाव में अयोग्य व्यक्ति क्या एमपी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है? क्योंकि एमपीज और एमएलए की भी एक क्वालिफिकेशन लेवल करी जाए जिसके तहत जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर भी ये कानून लगाए। पंचायतों में सिर्फ शिक्षित उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ हरियाणा में ये नियम लागू नहीं हुआ है, राजस्थान सरकार भी इस तरह के नियम लागू कर चुकी है।
राजस्थान में सरपंच पद के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य, जिला परिषद सदस्य के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य, दलित समुदाय के उम्मीदवारों के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन राज्यों में ये नियम लागू हुए हैं वहां बीजेपी की सरकार है। टीम न्यूज नेशन। तो मोहम्मद अदीब साहब, आपकी राय क्या है? क्या ये व्यवस्था ठीक है? इसे लागू करना बिल्कुल ठीक है, बाकी राज्यों को अपनाना चाहिए, या आपके रिजर्वेशन? देखिए, मुझे तो ये एक अजीब और गरीब बात लगती है कि पार्लियामेंट में तो बगैर पढ़ा लिखा आदमी चला जाए, जो बेसिक जगह वहां पढ़ा लिखा जाए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे के माने मैं समझ नहीं पाया हूं। देखिए, तालीम का जहां तक ताल्लुक है, अगर उसमें तरबियत नहीं है तो इंसान नहीं वहशी पैदा होते हैं। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर लगानी है तो वहां लगाइए जो सबसे बड़ा गुंबद है, यानी पार्लियामेंट। बिल्कुल अदीब साहब, मैं कुछ और हमारे युवा साथी यहाँ पर क्या सवाल करना चाहते हैं, जरा उनसे जान लेता हूँ। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जब हम 60 अबव हो जाते हैं तो वहां से हम उस पद से हटा दिए जाते हैं सरकारी जॉब से, लेकिन ये राजनीति में ऐसा लागू क्यों नहीं है? आप रिटायरमेंट व्यवस्था भी लागू करिए। क्या ये विधानसभा में जो चेयर फेंकती हैं, क्या ये क्वालिफिकेशन का उनका प्रूफ देती हैं? बिल्कुल सही। राजेंद्र अग्रवाल साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं। मुझे बड़ी हैरत हो रही है जिस प्रकार से घालमेल हो रहा है विभिन्न विषयों का इस चर्चा के अंदर। एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षित लोग आएं, और दूसरी तरफ हम अशिक्षा को या अक्षर ज्ञान को, निरक्षर को हम महिमा मंडित कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र सी बात है। रंजीता मेहता, आप जवाब दे दीजिए। उनको शिक्षित होना चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो राजस्थान में ये मॉडल लागू किया गया है, आपने ये चीज वहां पे लागू तो कर दी, और पहले क्या आपने ये जांचने की कोशिश की कि जिन गांव पे आप ये चीज लागू कर रहे हैं 60% गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर 10वीं तक का स्कूल नहीं है। मैडम मेहता, मैंने आपका जवाब सुन लिया, अभी अभय कुमार दुबे साहब को जवाब देने दीजिए। अभय जी, लोग हैं, देखिए, लोकतंत्र का ये स्वभाव होता है कि वो अपने आप का विस्तार करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार संपन्न बनाता है, सशक्तिकरण की प्रक्रिया में जाता है। ऐसा कोई भी कानून जो इस प्रक्रिया को उलट देता हो और लोकतंत्र को सीमित करता हो, किसी भी किस्म से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। मुझे यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुकना, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। आप बेहतर तरीके से बताइएगा कि साहब हमें किस तरह की व्यवस्था लागू करनी है। जाहिर है इस देश में जो पढ़े लिखे सांसद हैं, विधायक हैं, क्या वो उचित व्यवहार कर रहे हैं विधानसभा और लोकसभा में? क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संसद और विधानसभा में क्या, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुके। आप देख रहे हैं इंडिया बोले। आज जरूरत है इस देश में चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव की। जैसा कि कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1955 में 51 में बदलाव की आज जरूरत है, लेकिन सवाल यह है जो पंचायतों के साथ किया जा रहा है, क्या वो उचित है या नहीं? मैडम कौर। पहली बात तो मुझे इस चीज पे बहुत ऑब्जेक्शन है जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि यहाँ बैठ के अनपढ़ों को महामंडित किया जा रहा है। और उन्होंने उस टिप्पणी पे कहा, जब मैंने कहा कि देशभक्तों ने ये नहीं देखा वो शिक्षित हैं अशिक्षित हैं, वो लड़े थे। वही बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बात ये की जा रही है कि डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी बनाओ, भागीदार वाली डेमोक्रेसी बनाओ। तो ये भागीदारी वाली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है, भागीदारी वाली, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों तो के एक्सक्लूजन वाली डेमोक्रेसी, एक्सक्लूजन की, तो ये अपने संविधान को भी चुनौती है। इसलिए रिव्यू तो होना चाहिए और सीपीआई इस रिव्यू के लिए हर हालत में प्रयास करेगी। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, ये एक टेंडेंसी होना कि राजनीति के कुछ महंत और ठेकेदार होंगे जो अनपढ़ और गंवार हैं, उनकी बात हम करेंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं। उनकी पॉलिटिकल वॉइस को बंद करना, उनकी आवाज को बंद करना, उसकी तरफ ये रास्ता है। इसलिए इसका तो रिव्यू तो डिसीजन का होना ही चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है, राजस्थान गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ये अगर इस रास्ते के ऊपर चले हैं तो ये बीजेपी का रास्ता सीधे दिख रहा है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है ये। राजेंद्र अग्रवाल साहब, मैडम सागवान में आऊंगा। सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो आपने कईयों का साथ छोड़ दिया। एक तो विकास तो उनका होगा। एक तो मैं जरा ये बात करेक्ट कर दूं, जरा उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए था। मैंने ये कहा कि एक तरफ हम शिक्षा को कब बढ़ाना चाहते हैं और अशिक्षा को हम
महिमा मंडित कर रहे हैं। मैंने कुछ वैसा नहीं कहा जैसा वो बोल रही हैं, तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए। जब वो बैठ रही है किसी चर्चा के अंदर, तो वो उनको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। इच्छा हो वो अरे छोड़िए भाई, मैंने अनपढ़ों नहीं कहा, मैंने कहा अशिक्षा। अरे सुनिए मेरी बात, संविधान कहता है सबको शिक्षा दो, शिक्षा एक अधिकार है। मेरी बात सुन लीजिए, वो अलग विषय है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट। आप ये सुन लीजिए कि जो गांव के लोग हैं, जहाँ पे ज्यादातर अनपढ़ हैं, वो शहरों के लोगों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग करते हैं। शहर उतना वोट नहीं करता जितना ग्रामीण करते हैं। आपको भी ये समझ चली जा रही है। बोलिए बोलिए अग्रवाल साहब, बोलिए। बोले चली जा रही है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ हुजूर, इनसे मोहतरमा को निवेदन कीजिए मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके। मैं उनको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने अनपढ़ों की बात नहीं कही, मैंने कहा कि अशिक्षा को हम महिमा मंडित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये अभी आपने भी जो रमेश जी जो तर्क दिया, मुझे बड़ा उससे हैरत हो रही है कि पढ़े लिखे लोग भी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि कॉलेज बंद कर देने चाहिए? आपका क्या यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए? अपराध होना है, अलग प्रवृत्ति है। मेरे देश को ऐसे सांसद नहीं चाहिए जो संसद में बेल में आके हंगामा करते हैं। मेरे देश को ऐसे विधायक नहीं चाहिए जो एक दूसरे पे कुर्सी फेंकते हैं। मेरे देश को ऐसे सांसद विधायक नहीं चाहिए जो हीनियस क्रिमिनल चार्जेस में लिप्त हैं और संसद और विधानसभा में बैठ के कानून बना रहे हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसे सांसद और विधानसभा के लोग। तो कोई भी कर सकता है ना, शिक्षित हो या शिक्षित हो, अपराध तो कोई भी कर सकता है। हाँ कोई भी कर सकता है, वही बात है। हाँ, इसलिए शिक्षित तो सबको होना चाहिए। क्या हम ये नहीं कह रहे हैं स्कूल बंद करो, कॉलेज, हम ये कह रहे हैं हर कोई स्कूल और कॉलेज में क्यों नहीं जाए? बच्चे बाल मजदूरी क्यों करें? ढाबों के ऊपर काम क्यों करें? खेतों में काम क्यों करें? क्यों करें? एक हमारे युवा साथी ने पूछा, राजेंद्र अग्रवाल साहब, और बिल्कुल सही बात कही उसने। कहा साहब राजनीति में आप रिटायरमेंट की एज की व्यवस्था भी करिए। हमने देखा पैर कब्र में पड़ा लेकिन फिर भी राजनीति करनी है साहब, फिर भी कुर्सी का मोह है। कैसी राजनीति है? कुर्सी का मोह छूटता ही नहीं है। महंत और ठेकेदारी नहीं, जरूर होना चाहिए ऐसा, ये जरूर होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें हो। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होती चली जाएगी, जैसे जैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी डेवलप होती चली जाएगी, जैसे डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी की बात कर रही है, अगर इनको इतना ही ज्यादा वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये लेकर आए होते, इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने लिखा था कि आप इतना मूलभूत कोई वो फैसला लेने जा रहे हैं, लोगों को मिसलीड किया। अब यहाँ पे बैठ के सिद्धांतों की वैल्यूज की बात करें, आपने लोगों को ठगा है एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए है, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के फैसलों को अपहोल्ड करने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाने के लिए नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते लॉ बनाने का काम तो मैंने पार्लियामेंट का, यही तो हम समझा रहे हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है, इसलिए बार बार आपकी व्यवस्था में हस्तक्षेप हो रहा है। दुबे साहब, उसके बाद नदीप साहब के पास आऊंगा। देखिए मैं उसूलन सहमत हूं कि राजनीति में कुछ न्यूनतम शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो तब जबकि सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। या फिर जैसा नदीप साहब ने कहा, केरला करेगा, पहले इसे संसद पर लागू किया जाए, आज केरला करेगा, पंचायत पे लाया जाए। अगर आज केरला करेगा शायद हम और आप ये डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ 100% लिटरेसी है। लेकिन अगर आज बिहार, झारखंड, हरियाणा, जो राज्य आपके पास 60-70% आप लिटरेसी रेट के सारे, वो भी एवरेज है स्टेट का। मैं कह रहा हूँ आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की हालत देख लीजिए, आपको 20% लिटरेट नहीं मिलेगा। दलितों की, मेवात की देख लिए, दलित महिलाओं को लेकर इस कानून के इन शर्तों के हिसाब से 83% महिलाएं जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकती। और गांव के गांव ऐसे हो रहे कि जहाँ पे उम्मीदवार नहीं मिल रही है अब, और उम्मीदवार के लिए नुस्खे दे रहे मंत्री, नुस्खे ये दे रहे कि आप जो है इसमें क्या दिक्कत है, लड़के की शादी करो, पढ़ी लिखी बहू ले आओ और सरपंच बना दो, और फिर उनसे ये पूछे कोई बड़े आदमी से, अरे जिसको डालने को लोग जानते गाँव के ना वो जानती उनको, वो किस तरह का नेतृत्व दे। मैडम मेहता आप कुछ कहना चाहती है, उसके बाद मोहम्मद अदीब साहब के पास आऊंगा। देखिए मैं आ रहा हूँ अदीब साहब, मैडम मेहता कुछ कहना चाह रही है। जी, जो ये इन्होंने फैसला किया है, इसके बाद जो बुजुर्ग हैं वो जो इस चुनाव से बहिष्कार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमसे खड़े होने का अधिकार छीना गया है तो हमें वोट डालने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, हमसे वोट लेने का अधिकार भी छीन लीजिए। जो इंसानों ने 30-30, 35-35 साल अपने राजनीति को दे दिए, सिर्फ एक फर्जी डिग्री हाथ में होने से उनको ये अधिकार मिलेगा, इसके लिए वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर हम हिस्ट्री में भी जाते हैं, अकबर एक बहुत अच्छा शासक था, वो बिल्कुल अनपढ़ था, तो सिर्फ एक ये बात करना कि आपके पास 5वीं की डिग्री होनी चाहिए, 10वीं की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आपके ऊपर ये चीज लागू होगी, ये सरासर गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज इसमें संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल। मोहम्मद अदीब साहब, आपको लगता है कि हमें
ये विधानसभाओं को सोच लेना चाहिए। देखिए, अभी जो बच्चों ने एक बात सवाल उठाया था, दुबे जय ने कहा, राजनीति वो प्रोफेशन है जिसका मतलब है आपकी खिदमत करना, आपको अपने जिस समाज में आप रहते हैं उसकी देखभाल करना, उसकी ग्रीवेंसेस को ऊपर तक ले जाना, ये भी उसका एक हिस्सा है। आप उस पर बंदिश नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक एजुकेशन की बात है, आपका क्या एजुकेशन लेते हैं मैं आपको बताऊं। अभी मैं कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में गया था, वहां छुट्टियां होती हैं, जो उनकी वेकेशंस, बच्चों को असाइनमेंट होता है कि आप जाके 2 महीने म्यूनिसिपैलिटी में देखिए कि काम कैसे होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके देखिए, उस पर प्रोजेक्ट तैयार। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? ये तो आप प्रैक्टिकल भी सोच सकते हैं। वो लोग वो एजुकेशन जब लेके आते हैं तो आप कह सकते हैं, ये जो आप डिग्री लेके जो बात आपने करी है कि एक आपने डिग्री कहीं से ले ली, अब फैक्ट्रियां बहुत सी खुली हुई हैं, और फिर जो पार्लियामेंट और असेंबली में जो आप दुर्दशा देखते हैं, ये क्या शर्मनाक बात नहीं है? दूसरे पहलू को भी लाना चाहता हूं, और स्पेशली वो जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने रखा है कि आप आधे से ज्यादा पॉपुलेशन का हक छीन रहे हैं। एक्सक्लूज आपने छीन रहे हैं उसका, डाल दिया उनको। मैडम कौर, सबसे बड़ी बात ये, देखिए हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। आपने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में तो आपने क्वालिफिकेशन लागू कर दी, और लेजिस्लेचर के साथ आपने इसको हटा दिया। लोग सवाल तो करेंगे। देखिए, सवाल तो करेंगे ही लोग, क्योंकि हमारा देश पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता था कि ये मुल्क है, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया, सबको वोट का अधिकार दिया। कितने पाश्चात्य देश हैं जिन्होंने कई स्टेप सऊदी अरेबिया में देखिए, अभी महिलाओं को वहां अधिकार मिला। सऊदी अरेबिया में, अब इवन यूरोप में बात कर रही हूँ, इवन यूरोप की बात कर रही हूँ, इवन अमेरिका और कनाडा की मैं बात कर रही हूँ, कितनी देर बाद महिलाओं को अधिकार मिले वहां पर वोटिंग के लिए, इक्वल फ्रेंचाइज का जहां इशू है, हमने दिया। और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हुई। आपकी सिर्फ एज के ऊपर बैरियर है कि 18 साल का कौन सी चुनाव लड़ सकता है, 21 साल का कौन सी, और 25 साल। क्वालिफिकेशन या ना क्वालिफिकेशन या ज्योग्राफी या धर्म या जात, क्रीड, कुछ भी लागू नहीं होता। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में निकला, सारी दुनिया तारीफ कर रही है, और हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आघात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर होते तो वो बहुत नाखुश होते, उन्हें बड़ा दुख होता। बिल्कुल होते। बीजेपी बहुत दिनों से उनके बारे में तमाम तरह से कह रही है, लेकिन आज वो शायद होते उन्हें बड़ा दुख होता है। वो सोचते हैं तो मूल भावना पे आघात। देखिए, मुझे तो लगता है कि केंद्र सरकार के जो समझदार लोग हैं, केंद्र सरकार में बहुत से नासमझ लोग भी हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको चाहिए कि राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने ये जो प्रतिगामी और निंदनीय कदम उठाया है, वो उसके ऊपर फिर से गौर करें और अपनी सरकारों को समझाएं कि वो अपने आप खुद स्वतः पहलकदमी लेकर इन कानूनों को वापस ले लें। बिल्कुल जी, आप वापस ले सकते हैं, आप कहिए आप वापस ले सकते हैं। इस तरह की सद्बुद्धि अगर उनको आ जाए, बीजेपी की सरकार को या कोई भी लोकतंत्र की कोई मूल्य मान्यताओं में उनकी आस्था हो, तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि उनका जो दर्शन है वो जो गोलवलकर के दर्शन पे जिस पर बीजेपी चलती है, उसने खुद ये कहा है कि ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नरमुंडों की, ये नरमुंड गिनती की प्रशासन प्रणाली है। और संस्कारी लोग तो कम ही होते हैं, उन कम लोगों को ही शासन चलाने का हक है। तो वो जो उनकी फिलॉसफी है वो उसके ऊपर चल रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि आप लोकतंत्र में आपको मैंडेट मिला है सरकार चलाने का, और लोकतंत्र लोक भावना से चलेगा, ना कि आपके किसी दर्शन से। एक लाइन पे अगर समझिए, अगर रमेश भट्ट पढ़ा लिखा नहीं है तो वो सरपंच के चुनाव में नहीं लड़ सकता, क्योंकि आपकी व्यवस्था ऐसी नहीं थी, आपके पास प्रधानमंत्री बन सकते हैं आप जी, आप MP प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप संसद सदस्य बन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के ऊपर लागू नहीं है ये व्यवस्था। हम यहाँ पर कुछ पलों के रुके हैं, लेकिन एक आदर्श व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जिसमें जरूरी है कि जैसे जैसे लिटरेसी रेट का विस्तार हो रहा है, जाहिर है पढ़े लिखे लोग समाज में आए, वो हमारा प्रतिनिधित्व करें, हमारे लिए अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छे कानून बनाए, ताकि हम एक अच्छा समाज खड़ा कर सकें। इसके लिए एक आदर्श व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे, जल्द हासिल होंगे। आप देख रहे हैं इंडिया बोले, एक आदर्श प्रणाली कैसी हो सकती है, खासकर चुनाव की प्रक्रिया कैसी हो सकती है। रंजीता मेहता जी, आपको लगता है कि लेकिन इसमें कुछ और भी प्रावधान है,
बसन आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होना चाहिए और ऐसे चार्जेस नहीं होने चाहिए जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। ये तो आज की दरकार है साहब। देखिए, जो बाकी चीजें इन्होंने की है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक टॉयलेट्स की बात है, अगर आज एक परिवार में 10 फैमिली मेंबर्स हैं, गांव में अक्सर जो है यूनाइटेड फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं। मैं बहुत बड़ी एग्जांपल आपको बताना चाहती हूँ। तो एक फैमिली में एक मेंबर अगर है तो उसको जो औसतन 150 लीटर पानी जो है वो रोज चाहिए, चाहे वो नहाने के लिए कह लीजिए, पीने के लिए कह लीजिए, शौचालय के लिए कह लीजिए। तो एक फैमिली को 1500 लीटर पानी डेली चाहिए पूरे दिन अपना बिताने के लिए। और आज ये हालत है गाँव की कि गाँव में पानी ही नहीं है। आप शौचालय तो जगह जगह बना रहे हैं, उन शौचालयों की क्लीनिंग के लिए अगर पानी ही नहीं होगा तो वो शौचालय गटर बन जाएंगे और लोग ये पछताएंगे कि हमने शौचालय बनाए क्यों है। ये चीजें आप लागू कीजिए, बहुत अच्छी है। तो आप आज मुझे इतनी लंबी चौड़ी बातें बना रही हैं साहब। जब संशोधन आया होगा, आपकी पार्टी के लोग तो विधायक तो वहां पर होंगे, कांग्रेस पार्टी के विधायक होंगे वहां पर जब ये संशोधन में चर्चा हुई होगी। देखिए, हमने तब भी इसकी खिलाफत की थी, तभी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगी थी। और मेहता साहब की बातों में फर्क है। वही मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि साहब हमें हिस्से थे, वो केवल पंचायत चुनाव ने जो बयान दिया था आपके कार्यक्रम की शुरू में, और ये रंजीता जी जो कह रही हैं, उन दोनों के बीच में अंतर्विरोध है। रंजीता जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे साहब इन्होंने जो बदलाव किया उससे हम सहमत हैं, हमें दिक्कत यह है इस बदलाव के चलते ये डिले कर रहे हैं पंचायत चुनाव को। आपकी पार्टी का साहब व्यू क्लियर नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, बिल्कुल सहमति नहीं गई थी। डिले तो एक बात है, जुलाई से लेके अब तक जो है जितनी भी ग्रामीण पंचायतें हैं वो निरस्त पड़ी हैं। वो बिना सरपंच के काम वहां पे कर रहे हैं, सरकार वहां पे सीधा काम कर रही है। वो तो एक मुद्दा है ही है। उसके अलावा जो शिक्षा का मुद्दा है, हमारे हुड्डा साहब ने ये कहा था कि इनको समय देना चाहिए था, इसके लिए अगली बार के चुनावों में इसको लागू कर देते और कोई बीचता रास्ता अपनाया जाता। चलिए मेहता जी, समर्थन कभी भी नहीं किया। जहां तक शौचालय की आदर्श व्यवस्था होनी क्या चाहिए आपके नजरिए में? एक आदर्श व्यवस्था होनी क्या चाहिए अगर हम वाकई पढ़े लिखे लोगों को अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो वोटर जो है, जो आम नागरिक जो है, वो सुप्रीम है। और वोटर को आप निर्णय लेने दीजिए, उसको चुनाव करने दीजिए। आप उम्मीदवार रखिए, पढ़े लिखे भी रखिए, अनपढ़ भी रखिए, सामाजिक कार्यकर्ता भी रखिए, सबको आप इजाजत दे चुनाव लड़ने की। जो 73वां पंचायत संशोधन किया गया था, वो लोकतंत्र के अंदर एक सकारात्मक कदम था, जहां पे जो वंचित तबके हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, जो मुख्य धारा में आज तक शामिल नहीं हो पाए थे, वो उनके लिए रास्ता बना रहा था। और अभी तो 2 ही तो चुनाव लड़े थे महिलाओं ने और दलितों ने और अल्पसंख्यकों ने, 2 चुनाव लड़े जुम्मा। उसके बाद आप फिर से उनको मार्जिन पे धकेल रहे हैं। ये लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ है। अमरजीत जी, एक आदर्श प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, आदर्श प्रक्रिया तो यही हो सकती है कि उन्नी कृष्णन के जजमेंट के बाद फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स, उसमें एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया है। उसमें हाई स्कूल तक हर एक को शिक्षा देना है, उसमें लिखा गया। तो सबसे पहले सत्ता की जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उसके लिए बजट करें। इन्होंने तो शिक्षा का बजट घटा दिया, ये तो शिक्षा के बजट घटा रहे हैं, और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के बजट घटा दिए, रूरल मिशन के बजट घटा दिए, मनरेगा के बजट घटा दिए। सब जो मैंने गलत है। मैं तो लिटरेसी रेट को एनवायरमेंट से जोड़ रहा हूँ। अगर मैं ड्रॉप आउट देख लूंगा तो पता नहीं कितने लोगों का एक्सक्लूजन हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते अगर ड्रॉप आउट आपने देख लिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का एक ये बुनियादी सवाल है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। क्या वो सरकारी अफसर जैसा हो, क्या वो मल्टीनेशनल के किसी सीईओ जैसा हो, वो कैसा हो, उसकी कसौटी, आदर्श कसौटी संविधानगत होनी चाहिए। ऐसा कोई भी आदर्श नहीं होना चाहिए जो कि संविधान के आदर्शों के विपरीत जाता हो। ये जो आदर्श गढ़ने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा के सवाल को सीमा बनाकर, ये संविधान के विपरीत जाता है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। 20 सेकंड। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम जमहूरियत को सिमोट के चंद लोगों के हाथ में दे देंगे। ये देश जिसका नाम था, अभी कहा गया, हमने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कब बना दिया, अमेरिका आज तक नहीं बना पा रहा है कोई लेडी को। ये हमारी शान थी। आप पूरी इस कौम को काटे दे रहे हैं। सर, आपने राष्ट्रपति बना दिया, स्पीकर बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। मैं यही तो कह रहा हूं कि हम उस डेमोक्रेसी को जो पूरी दुनिया हमको मानती है,
हम अपने को समेट कर कुछ चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। ये बहुत अफसोस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो जो बात निकल कर आई है कि साहब आप जरूर ये शिक्षा व्यवस्था को एक मानदंड बनाइए, लेकिन उससे पहले आप साक्षरता दर को 100% कहिए। कहीं आपके इस कानून से एक बड़े तबके को झटका ना लगे, वो इस राजनीतिक प्रक्रिया से अपने को अछूता ना समझे। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बीजेपी के शब्दों में सबका साथ, सबका विकास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।